अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां एक पूरा गांव दो लोगों के खिलाफ खड़ा हो गया और मजे की बात यह है कि कोई अपराध नहीं हुआ है। हाँ, मतलब किसी ने कोई कानून नहीं तोड़ा है। बिल्कुल, किसी ने कुछ चुराया नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा या हिंसा नहीं हुई है। उनका सिर्फ एक ही जुर्म है, उन्होंने समाज के बनाए हुए उस सबसे बड़े और अलिखित नियम को तोड़ दिया है जो कहता है कि रिश्ते हमेशा अपनी हैसियत और अपना बैंक बैलेंस देखकर ही बनाने चाहिए। एकदम सही। और ये एक ऐसा नियम है जिसे कोई खुले तौर पे मानता नहीं है, लेकिन सब इसका पालन करते हैं। ये एक ऐसा परिदृश्य है जो सुनने में शायद किसी पुरानी फिल्म की कहानी लगे, लेकिन अगर हम इसकी गहराई में जाएं, तो ये आज भी हमारे समाज की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है। हाँ, ये बहुत सच है। मतलब हम रिश्तों को एक इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन या यूं कहें कि एक आर्थिक लेन देन की तरह देखने के इतने आदी हो चुके हैं कि जब कोई इसके खिलाफ जाता है तो पूरी व्यवस्था को ही खतरा महसूस होने लगता है। बिल्कुल, समाज को लगता है कि उनकी नींव ही हिल गई है। और आज की हमारी इस गहराई से की जाने वाली चर्चा का जो केंद्र है वो यही व्यवस्था है। इसी व्यवस्था और इसके खिलाफ होने वाले एक बहुत ही शांत विद्रोह पर हम बात करेंगे। और इसके लिए हमारे पास जो स्रोत हैं वो बहुत ही खास हैं। हाँ, आज हमारे पास एक बेहद मार्मिक कहानी का अंश है। इसका नाम है द मेजर ऑफ अ हार्ट। और आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी की ऊपरी परत को टटोलना नहीं है। तो हम इसके अंदर छिपी उस सामाजिक वास्तुकला या सोशल आर्किटेक्चर को डिकोड करने वाले हैं। एकदम सही। हम ये समझेंगे कि ये वास्तुकला कैसे तय करती है कि कौन इंसान किसके साथ रह सकता है। हम दो बिल्कुल अलग पृष्ठभूमियों से आने वाले किरदारों आरव और काजल के जरिए इस पूरी बात को समझेंगे। मतलब भौतिक संपत्ति और सच्ची खुशी के बीच का जो टकराव है वो इस कहानी का मुख्य विषय है। हाँ, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। स्रोत सामग्री हमें शुरुआत में ही दो बिल्कुल अलग दुनियाओं में ले जाती है। इन दोनों दुनियाओं का जो कॉन्ट्रास्ट है ना, मतलब जो विरोधाभास है, वो कहानी की नींव रखता है। अगर हम पहले आरव की बात करें। हाँ, आरव का परिचय काफी दिलचस्प है। बिल्कुल, वो एक छोटे से गांव का लड़का है, लेकिन उसकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत मजबूत है। मतलब आर्थिक रूप से वो पूरी तरह संपन्न है। हाँ, और सिर्फ पैसे से ही नहीं, वो पढ़ाई में भी अव्वल है। पूरा गांव उसकी तारीफ करते नहीं थकता। आप कह सकते हैं कि वो उस समाज का गोल्डन बॉय है। सही कहा। उसके पास वो सब कुछ है जिसे हमारा समाज सफलता का पैमाना मानता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ काजल है जो इस पैमाने पर कहीं भी नहीं ठहरती। हाँ, उसकी पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग है। वो एक बेहद गरीब परिवार से आती है। लेकिन यहाँ मुझे जो बात सबसे दिलचस्प लगी वो ये है कि कहानी उसे किसी लाचार या बेचारी लड़की की तरह पेश नहीं करती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है स्रोत की। बिल्कुल, स्रोत सामग्री में ये बहुत स्पष्ट है कि वो दिल की साफ है, बहुत मेहनती है और उसमें एक ऐसी जीवंतता है जो किसी का भी ध्यान खींच ले। मतलब बाहरी तौर पे अगर हम एक स्प्रेडशीट में देखें तो इन दोनों के बीच कोई मैच नहीं है। अरे वाह, वो स्प्रेडशीट वाला उदाहरण बहुत सटीक है, क्योंकि समाज भी तो रिश्तों को एक स्प्रेडशीट की तरह ही मापता है ना। हाँ, क्रेडिट और डेबिट, किसके पास क्या है और कौन क्या ला रहा है। एकदम सही। और फिर स्कूल के रास्ते में उन दोनों की मुलाकात होती है। यहाँ कहानी में एक बहुत ही शक्तिशाली दृश्य का वर्णन है। वो फटी किताबों वाला दृश्य। हाँ। काजल के हाथों में फटी पुरानी किताबें हैं, लेकिन उसकी आंखों में पढ़ने का एक ऐसा सपना है जो उन फटी किताबों पर पूरी तरह भारी पड़ जाता है। और आरफ को जो चीज आकर्षित करती है वो काजल का कोई भारी दिखावा नहीं है। बिल्कुल नहीं। उसे काजल की ये सादगी और उसका ये संघर्ष बहुत पसंद आता है। हाँ, ये एक बहुत ही स्वाभाविक आकर्षण है। लेकिन मैं यहाँ थोड़ा रुकना चाहूंगा। ये जो फटी किताबों का जिक्र कहानी में बार बार हुआ है, ये सिर्फ गरीबी दिखाने का एक तरीका तो नहीं हो सकता। मतलब इसके पीछे कुछ और भी होना चाहिए। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि फटी पुरानी किताबें सिर्फ कागज के टुकड़े या गरीबी का कोई क्लिशे नहीं है। अच्छा, तो ये किस चीज का प्रतीक है? अगर हम इसे गहराई से समझें तो ये किताबें उन संरचनात्मक और आर्थिक बाधाओं का प्रतीक है जो काजल के सामने हर दिन खड़ी रहती हैं। मतलब वो बाधाएं जो उसे आगे बढ़ने से रोकती हैं। बिल्कुल। आप देखिए, शिक्षा जो आरव के लिए एक बहुत ही सहज अधिकार है। हाँ, एक ऐसी चीज जो उसे विरासत में मिली है, उसे कभी इसके लिए लड़ना नहीं पड़ा। वही शिक्षा काजल के लिए एक दैनिक युद्ध है, एक रोज की लड़ाई। लेकिन इसके बावजूद वो उस युद्ध को हर दिन लड़ रही है। तो जब आरव उसे देखता है
तो वो क्या देख रहा होता? आरव उस गरीबी को नहीं देख रहा होता, वो उस असाधारण इच्छा शक्ति को देख रहा होता है जो उसके अपने आरामदायक जीवन में शायद कहीं ना कहीं गायब है। वाह! इस बात को अगर आधुनिक संदर्भ में देखा जाए तो ये ऐसा है जैसे हम दो अलग अलग तरह की करेंसी या मुद्राओं की बात कर रहे हों। हाँ, ये उपमा बहुत सही बैठती है। मतलब जैसे दो अलग अलग नदियां आकर मिलती हैं। आरव के पास दुनिया भर की स्थापित करेंसी है, पैसा, रुतबा, संसाधन। और काजल के पास? काजल के पास एक ऐसा इमोशनल गोल्ड रिजर्व है, एक ऐसी आंतरिक ताकत है जिसे आरव का पैसा कभी नहीं खरीद सकता। एकदम सही बात है। वो फटी किताबें इस बात का सबूत है कि काजल के पास जो भी है वो उसने खुद कमाया है। हाँ, और यही वो जगह है जहां से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है और गहराई पकड़ती है। और ये दोस्ती आगे चलकर एक बहुत ही दिलचस्प लेन देन में बदल जाती है। लेन देन किस तरह का? कहानी हमें बताती है कि आरव काजल की पढ़ाई में मदद करने लगता है। क्योंकि उसके पास तो सारे संसाधन हैं ही। बिल्कुल, चूंकि उसके पास किताबें हैं, ज्ञान है, तो वो उस मोर्चे पे काजल की मदद करता है। लेकिन इसके बदले में काजल जो देती है वो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है ना? हाँ, काजल उसे जीवन की सच्ची खुशियों का मतलब समझाती है। उसका एक बहुत ही स्पष्ट वाक्य है स्रोत में, खुशी पैसे से नहीं दिल से मिलती है। अब यहाँ मुझे थोड़ा रुक कर एक सवाल पूछना है, मतलब थोड़ा पुश बैक देना चाहूंगा। हाँ, बिल्कुल पूछिए। क्या ये थोड़ा अवास्तविक नहीं लगता? मेरा मतलब है आरव एक अच्छी पारिवारिक स्थिति से आता है। हाँ, वो तो है। उसने हमेशा भौतिक सुख सुविधाएं देखी हैं, उसे हर चीज आसानी से मिली है। क्या ऐसे व्यक्ति के लिए काजल की इस दार्शनिक परिभाषा को इतनी आसानी से, मतलब रातों रात अपना लेना यथार्थवादी है? ये सवाल बहुत लोगों के मन में आ सकता है। क्योंकि अक्सर जब लोगों के पास पैसा होता है तो उनकी पूरी दुनिया उसी के इर्द गिर्द घूमती है। वो अचानक से पैसा कुछ नहीं होता वाले दर्शन पर कैसे विश्वास कर सकता है? आपका ये संदेह बहुत स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम मानव मनोविज्ञान को देखें तो इसका जवाब बहुत साफ हो जाता है। अच्छा, कैसे? जब आपके पास सब कुछ होता है, पैसा, सुरक्षा, समाज में रुतबा, तो अक्सर इंसान के अंदर एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो जाता है। एक तरह का सूनापन। बिल्कुल। आरव की दुनिया में हर चीज की एक कीमत है, हर रिश्ते में एक उम्मीद जुड़ी है। लोग उसकी इज्जत इसलिए करते हैं क्योंकि वो होनहार है और अमीर है। हाँ, लोग उसे उसकी हैसियत से तोलते हैं। ऐसे में जब उसे काजल मिलती है जो उसे उसकी हैसियत के लिए नहीं बल्कि सिर्फ एक इंसान के रूप में देखती है, तो वो आरव के लिए एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट या नजरिए का बदलाव होता है। एकदम सही। यानी आप कह रही हैं कि आरव को काजल की वो सादगी इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि वो उसके लिए एकदम नई चीज है, एक ऐसी दुनिया जहां उसे हर पल अपनी हैसियत साबित नहीं करनी पड़ रही। हाँ, लेकिन ये सिर्फ एक नई चीज होने की बात नहीं है, ये एक संतुलन की बात है। ये रिश्ता कभी भी एक तरफा नहीं है। मतलब ये सिर्फ अमीर लड़का गरीब लड़की को बचा रहा है वाली बात नहीं है? बिल्कुल नहीं। अक्सर ऐसी कहानियों में हम देखते हैं कि अमीर लड़का गरीब लड़की का उद्धार कर रहा होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो फिर यहाँ समीकरण क्या है? अगर आरव काजल को किताबी ज्ञान दे रहा है तो काजल उसे वो ग्राउंडिंग दे रही है, वो मानसिक ठहराव दे रही है जो उसे उसकी उस संपन्न दुनिया में कभी नहीं मिला। क्या बात है! और काजल का ये वाक्य कि खुशी पैसे से नहीं दिल से मिलती है, ये कोई किताबी मुहावरा नहीं है, ये उसका जीवन दर्शन है जो उसने बहुत मुश्किलों से सीखा है। और आरव उस दर्शन की अहमियत को इसलिए समझ पाता है क्योंकि वो उस भौतिकवादी दुनिया के खोखलेपन को पहले से महसूस कर रहा था। एकदम सही। ये एक बहुत ही बेहतरीन विश्लेषण है। मतलब ये कोई चैरिटी नहीं चल रही है, ये वास्तव में एक बार्टर सिस्टम है। हाँ, एक ऐसा लेन देन जहां दोनों पक्ष अपनी अपनी सबसे कीमती चीज साझा कर रहे हैं। बिल्कुल। आरव संसाधन दे रहा है और काजल जीवन का अर्थ दे रही है। लेकिन यहाँ कहानी वाकई बहुत रोचक हो जाती है। वो कैसे? क्योंकि जहां दो लोग अपने एक अलग ही खूबसूरत संतुलन में जी रहे होते हैं, वहीं कहानी में तनाव पैदा होता है, और वो तनाव लाता है समाज। समाज का प्रवेश। हाँ, जब उनकी ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदलती है तो गांव वालों का विरोध शुरू हो जाता है। ये तो होना ही था। लोग ताने मारने लगते हैं, एक अमीर लड़का और गरीब लड़की का साथ कैसे चलेगा। अब यहाँ मेरा एक और सवाल है। पूछिए। समाज को इतनी परेशानी क्यों है भाई? अगर दो लोग खुश हैं तो पड़ोसियों को इतनी आपत्ति क्यों होती है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये शायद इस पूरी चर्चा का सबसे अहम सवाल है। समाज का ये विरोध सिर्फ कुछ लोगों की चुगली करने या पंचायत करने की आदत नहीं है।
अगर हम समाजशास्त्र के नजरिए से देखें तो समाज की एक स्थापित पदानुक्रम या हायरार्की होती है। हाँ, एक बना बनाया ढांचा। सदियों से विवाह और रिश्ते एक प्रकार के आर्थिक अनुबंध या इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट रहे हैं। परिवारों का मिलना दरअसल संपत्तियों का मिलना होता है। मतलब स्टेटस का स्टेटस से मैच होना जरूरी है। एकदम सही। तो जब समाज किसी अमीर लड़के और गरीब लड़की को साथ देखता है तो उन्हें सिर्फ एक जोड़ा नहीं दिखता, तो उन्हें क्या दिखता है? उन्हें अपने बनाए गए नियमों के लिए एक सीधा खतरा दिखता है। अरे बाप रे। जरा सोचिए, अगर रिश्तों का आधार पैसा न होकर चरित्र और सादगी हो जाए तो उन लोगों की ताकत छिन जाएगी जिनके पास सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ये बहुत गहरी बात कही आपने। समाज हमेशा भौतिक और आर्थिक समानता को ही किसी भी रिश्ते का सबसे सुरक्षित आधार मानता है, क्योंकि वो मापने योग्य है। हाँ, आप बैंक बैलेंस माप सकते हैं, आप जमीनें और घर माप सकते हैं। लेकिन काजल की सादगी और मेहनत को किस पैमाने पर मापा जाए? बिल्कुल सही। तो ये जो ताने हैं, ये साथ कैसे चलेगा, ये दरअसल समाज का अपना डर है जो बाहर आ रहा है। हाँ, वे अपनी व्यवस्था को बचाना चाहते हैं। लेकिन इसका सबसे दुखद पहलू वह है जो काजल पर बीतता है। काजल की मानसिक स्थिति। बाहरी लोग जो कह रहे हैं वो तो है ही, लेकिन स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक पहलू को सामने लाती है, और वो है काजल का अपना आंतरिक डर। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके मन में ये असुरक्षा घर कर जाती है कि कहीं उसकी गरीबी उनके रिश्ते को तोड़ ना दे। ये कहानी का सबसे मार्मिक और यथार्थवादी हिस्सा है। इसे हम आज की भाषा में इम्पोस्टर सिंड्रोम कह सकते हैं। इम्पोस्टर सिंड्रोम, इसे थोड़ा और समझाएंगी? मतलब जब व्यक्तिगत खुशी सामाजिक दायरों को चुनौती देती है तो बाहरी दबाव कैसे एक इंसान के अंदर गहरी असुरक्षा पैदा कर देता है, ये उसका एक क्लासिक उदाहरण है। हाँ, ये एक ऐसी भावना है जिसे समझना बहुत आसान है। हम सभी ने कभी न कभी ऐसा महसूस किया होगा। बिल्कुल। चाहे वो कोई नई नौकरी हो या कोई नई जगह जहां हमें लगता है कि हम यहाँ के लायक नहीं हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड वैसा नहीं है। एकदम सही कहा आपने। काजल के पास एक ऐसा साथी है जो उसे लगातार भरोसा दिला रहा है, फिर भी वो अंदर से डर रही है। और यही वो मनोवैज्ञानिक बोझ है जिसकी बात हमने पहले की थी। गरीबी सिर्फ बैंक खाते में पैसों की कमी नहीं है, ये एक मानसिक स्थिति है जिसे समाज बार बार आपके दिमाग में ठोकता है। हाँ, बार बार याद दिलाकर। समाज काजल को लगातार याद दिला रहा है कि वो आरव की दुनिया का हिस्सा नहीं बन सकती। और जब आप दिन रात एक ही झूठ सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस पर विश्वास करने लगते हैं। बिल्कुल। काजल का डर ये नहीं है कि आरव उसे छोड़ देगा, उसका डर ये है कि समाज उसे आरव की जिंदगी में एक बोझ साबित कर देगा। वो सामाजिक कंडीशनिंग से लड़ रही है। ये बहुत ही गहरी बात है। वो आरव से नहीं बल्कि अपने अंदर बैठे उस समाज की आवाज से लड़ रही है। हाँ, अपनी ही असुरक्षाओं से। लेकिन फिर कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां ये सब कुछ चरम पर होता है। मतलब बाहरी ताने भी और आंतरिक डर भी एकदम पीक पर होते हैं। और वहीं क्लाइमैक्स आता है। और तब आरव एक कदम उठाता है जो उस पूरे गांव के नैरेटिव को पलट कर रख देता है। वो दृश्य बहुत ही शक्तिशाली है। स्रोत में लिखा है कि आरव सबके सामने काजल का हाथ पकड़कर कहता है, तुम मेरे लिए किसी भी दौलत से ज्यादा कीमती हो। मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक रोमानी या रोमांटिक वाक्य नहीं है। उस गांव के संदर्भ में ये एक राजनीतिक और सामाजिक घोषणा है। ये बिल्कुल एक घोषणा है। आरव उस पल में सिर्फ अपने प्यार का इजहार नहीं कर रहा है, वो खुलेआम समाज के उस करेंसी सिस्टम को खारिज कर रहा है जिसकी हमने अभी बात की। हाँ, वो उसे पूरी तरह से नकार रहा है। वो गांव के सामने खड़ा होकर ये कह रहा है कि जिस दौलत को तुम सबसे ऊपर रखते हो, मैं उसे काजल के वजूद और उसकी ईमानदारी के सामने शून्य मानता हूँ। ये सत्ता और रूढ़ियों के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा था। बिल्कुल। और इसका नतीजा क्या होता है? कहानी का अंत हमें बताता है कि अंततः क्या हुआ। हाँ, स्रोत के अनुसार आरव के सच्चे प्यार और काजल की ईमानदारी के आगे परिवार और समाज को झुकना ही पड़ा। दोनों का साथ रहने का फैसला जीत जाता है। एक सुखद अंत। लेकिन यहां मैं फिर से थोड़ा डेविल्स एडवोकेट बनना चाहूंगा। अच्छा, बताइए, क्या सवाल है आपका? तो इन सब का क्या मतलब निकाला जाए? क्या समाज का नजरिया सच में रातों रात बदल गया? या फिर उन्होंने बस आरव की जिद के आगे घुटने टेक दिए, क्योंकि आखिर वो गांव का होनहार, अमीर और ताकतवर लड़का था? क्या ये समाज का असली हृदय परिवर्तन था या सिर्फ एक समझौती की स्थिति? अगर हम सिर्फ यथार्थवाद के चश्मे से देखें तो ये सवाल बहुत वाजिब है। कोई भी समाज रातों रात नहीं बदलता। वही तो। लेकिन स्रोत सामग्री के शब्दों में ही इसका जवाब छिपा है। वो कैसे?
स्रोत स्पष्ट रूप से यह कहता है कि समाज केवल आरव के प्यार के आगे नहीं झुका, बल्कि काजल की ईमानदारी के आगे भी झुका। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बारीक अंतर है। काजल की ईमानदारी मतलब यहाँ काजल का जो अपना चरित्र है वो एक सक्रिय ढाल की तरह काम कर रहा है। एकदम सही। दिलचस्प है। अगर ये सिर्फ आरव की जिद होती तो समाज इसे एक अमीर लड़के की बगावत मानकर खारिज कर देता या उस पर अपने तरीके से दबाव डालता। हाँ, लड़के तो ऐसी जिद करते ही रहते हैं, ये कहकर बात टाल दी जाती। लेकिन काजल का जो बेदाग चरित्र था, उसकी जो सादगी थी, उसने समाज को पूरी तरह निहत्था कर दिया। अच्छा, कैसे? देखिए, समाज तब तक विरोध कर सकता है जब तक उसे सामने वाले में कोई खोट नजर आए, जैसे लालच। हाँ, अगर काजल में जरा सा भी ये दिखावा होता कि वो आरव के पैसों के लिए उसके साथ है, तो समाज उसे तुरंत गोल्ड डिगर साबित कर देता। अरे हाँ, ये तो समाज का सबसे पसंदीदा हथियार है। बिल्कुल। लेकिन काजल की ईमानदारी, उसका खुद का डर, उसका निस्वार्थ भाव, इन सब ने मिलकर ये साबित कर दिया कि ये रिश्ता पूरी तरह से शुद्ध है। जब समाज ने देखा कि इस रिश्ते की नींव में कोई आर्थिक लालच है ही नहीं, तो उनके पास विरोध करने का कोई नैतिक आधार ही नहीं बचा। ये सच में एक अद्भुत विश्लेषण है। मतलब समाज को उनके रिश्ते के सामने इसलिए झुकना पड़ा क्योंकि काजल ने उनके उस तर्क को ही खत्म कर दिया जो कहता था कि अमीर और गरीब का रिश्ता सिर्फ फायदे के लिए होता है। हाँ, उसने उनके पूरे नैरेटिव को ही ध्वस्त कर दिया। काजल ने साबित किया कि रिश्ते का आधार सिर्फ और सिर्फ चरित्र हो सकता है, पूंजी नहीं। और यही बात इस कहानी को महज एक प्रेम कहानी से ऊपर उठाकर एक सामाजिक पाठ बना देती है। एक बहुत बड़ी सीख। ये हमें दिखाती है कि जब दृढ़ विश्वास और बेदाग चरित्र एक साथ मिलते हैं तो वे बड़े से बड़े सामाजिक ढांचे को भी हिला सकते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो कहानी से मिलने वाली अंतिम सीख यही है कि सच्चा प्यार न अमीरी देखता है न गरीबी, वो सिर्फ दिल देखता है। बिल्कुल। ये सुनने में एक साधारण सी लाइन लग सकती है, लेकिन आज हमने जो गहराई से इस पर बात की है उससे समझ आता है कि इसके पीछे कितना बड़ा संघर्ष छुपा है। हाँ, इस एक छोटी सी लाइन को अपनी जिंदगी में सच साबित करने के लिए आरव और काजल को कितनी बड़ी मानसिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक लड़ाई लड़नी पड़ी। फटी किताबों से लेकर समाज के तानों तक और अपने खुद के इम्पोस्टर सिंड्रोम से लेकर समाज की सबसे गहरी रूढ़ियों को तोड़ने तक। सही कहा। ये सिर्फ प्यार करने की बात नहीं थी, ये समाज के सामने ये साबित करने की बात थी कि इंसान की असली कीमत आखिर है क्या। इस कहानी का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि ये हमें अपनी खुद की मान्यताओं पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। काजल और आरव का संघर्ष सिर्फ उनका नहीं है, ये उन सभी का संघर्ष है जो इंसानियत को बैंक बैलेंस से ऊपर रखना चाहते हैं। बहुत ही उम्दा बात कही आपने, और यही वो विचार है जिसके साथ आज हम इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। ये सोचने वाली बात है। मतलब जरा इस बात पर विचार करें, क्या समाज की ये जो स्टेटस और बैंक बैलेंस मिलाने की जिद है वो असल में हमें एक दूसरे की असली अहमियत समझने से रोकती है? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। हमारे आसपास ऐसे कितने ही लोग होंगे जो शायद आर्थिक रूप से बहुत मजबूत ना हो, लेकिन उनके पास ईमानदारी और समर्पण का एक ऐसा खजाना हो जो किसी भी दौलत से बड़ा है। बिल्कुल। अगर हम लोगों को उनकी आर्थिक स्थिति के बजाय उनके चरित्र, उनके समर्पण और उनकी सादगी से मापना शुरू कर दें तो दुनिया का नजरिया ही बदल जाएगा। हाँ? जरा सोचिए, हमारे आसपास के रिश्ते कितने गहरे और कितने असली हो जाएंगे। क्या हम उन पैमानों को हमेशा के लिए तोड़ नहीं सकते जो इंसानों को सिर्फ उनके मुनाफे के हिसाब से तौलते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको खुद के अंदर खोजना चाहिए। बिल्कुल। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा से हम विदा लेते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ विचार मंथन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जल्द ही एक नए विषय और नई जानकारियों के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सोचते रहिए।